देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी। नमस्कार, मैं प्रखर वर्मा। रोजगार ना होना, ना मिलने की चुनौती भीतर ही भीतर धरातल पर तरह तरह की बदहवासियों को हवा दे रही है। बच्चे को स्कूल भेजना है, पैसे नहीं है। दवा इलाज कराना है, पैसे नहीं है। फिर करें तो क्या करें? सोचिए, पूरे घर के सामने किस तरह अंधेरा छा जाता है। इसलिए यह संकट बहुत गहरा है। बेरोजगारी हमेशा से चुनौती रही है, इसलिए संकट और भी गंभीर होता जा रहा है कि समस्या के कारण हमारा सामाजिक सांस्कृतिक ताना बाना छिन्न भिन्न होता जा रहा है। राजनीतिक नफे नुकसान, बाजार के गणित और पारिवारिक निहितार्थ में इसके शामिल हो जाने से इसकी चुनौतियां अब पूरे भारत में ही नहीं, विश्व में भयावह संकट के रूप में फैल चुकी हैं। जो देश समय रहते इसे थामने में जितना कुशल होंगे, सामाजिक और राजनीतिक मुश्किलें हैं उतनी आसान और स्वाभाविक होंगी, और सांस्कृतिक परिवेश अपने अपने लोग जीवन में उतना सहज ऊर्जावान होंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह मुश्किल है, राज और समाज दोनों के लिए जितनी असाध्य होती जा रही हैं, निस्तारण उतना ही ज़रूरी होने लगा है। दुनिया में 47 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास या तो काम नहीं है, या मन मुताबिक काम नहीं मिल रहा है, या उन्हें पर्याप्त भुगतान नहीं किया जा रहा है। वैश्विक परिधि में हमारे देश का क्षेत्रफल 2.4% है और जनसंख्या 16.7%। रोजगार के लिए सहयोग आबादी को किंचित दिमाग से ओझल कर सोचे तो गरीबी रेखा के नीचे एक बड़ा हिस्सा ठीक से जीवन व्यापन नहीं कर पा रहा है। भीख का व्याकरण इस हद तक प्रतीत हो चुका है कि बाल श्रम की चुनौतियों के बीच बाकायदा गिरोह बनाकर स्कूल जाने की उम्र में बड़ी संख्या में बच्चे इस परिवेश में ढकेल दिए जा रहे हैं। जब मासूम दुनिया के लिए वर्तमान इतना भयावह हो चुका है तो जान लेना चाहिए कि महामारी की अप्रत्याशित तबाही ने कैसे इस साल तक लगभग 20 करोड़ लोगों को बेरोजगार होने जाने और 10 करोड़ से ज़्यादा कामगारों के और ज़्यादा गरीब हो जाने का डरावना सच हमारे सामने ला दिया है। अब तक देश के करोड़ों लोग जहां अपनी नौकरियों से हाथ धो चुके हैं, आज श्रमिकों की मांग महामारी के पहले से बहुत ज़्यादा है। नौकरियां खत्म होने की रफ्तार मामूली सी हो चुकी है। आज तक की 55% लोगों की कमाई को झटका लगे, 90% से ज़्यादा लोगों को झटका लग चुका है। प्रतिशत बजट को घटा दिया गया। ऐसे में विशेषज्ञ ये आशंका जता रहे हैं कि इससे बेरोजगारी की समस्या कहीं और ज्यादा गंभीर न हो जाए। ये तो मनरेगा का हाल है। इसके अलावा बेरोजगारी का डेटा जारी करने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक सितंबर-दिसंबर 2021 के दौरान देश में बेरोजगारों की कुल संख्या 3 करोड़ 18 लाख रही है। इनमें 3 करोड़ 3 लाख लोगों की उम्र 29 साल से कम है। ये संख्या 2020 में देश भर में लगे लॉकडाउन के दौर से भी ज्यादा है। तब देश में 2 करोड़ 93 लाख युवा बेरोजगार थे। खास बात यह है कि 3 करोड़ 3 लाख युवा तो वो हैं जो काम की तलाश में हैं। 1 करोड़ 24 लाख युवा ऐसे भी हैं जो रोजगार तो चाहते हैं लेकिन थक कर काम नहीं खोज रहे। अगर इन्हें भी शामिल कर लिया जाए तो युवा बेरोजगारों की संख्या 4 करोड़ 27 लाख हो जाती है। CMIE बेरोजगारी का डेटा जारी करने वाली इकलौती संस्था है। इसके डेटा का इस्तेमाल रिजर्व बैंक समेत केंद्र सरकार के विभाग भी करते हैं। अब देखिए, सितंबर-दिसंबर 2017 में देश में 1 करोड़ 77 लाख लोग बेरोजगार थे। लॉकडाउन मई-अगस्त 2020 में बेरोजगारों की संख्या 2 करोड़ 93 लाख हो गई। सितंबर-दिसंबर 2021 में युवा बेरोजगार 3 करोड़ 3 लाख पहुंच गए हैं। इनमें राजस्थान, बिहार के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी यूपी में है। राजस्थान में 65 लाख युवा बेरोजगार हैं, बिहार में 38 लाख 84 हजार, उत्तर प्रदेश में 28 लाख 41 हजार, हरियाणा में 25 लाख 80 हजार लोग बेरोजगार हैं। इसके अलावा चौंकाने वाली बात यह है कि पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी बढ़ रही है और कम पढ़े लिखे लोगों में घट रही है। पिछले 4 साल में ग्रेजुएट युवाओं में बेरोजगारी दर 5.5% रही है। बेरोजगार ग्रेजुएट सबसे ज्यादा राजस्थान में, फिर यूपी का नंबर आता है। इसी तरह यूपी में महिलाओं की बेरोजगारी दर 25.8% है। सीधे शब्दों में कहें तो हर 4 में से 1 महिला बेरोजगार है।
तो मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ, अध्यक्ष जी, 17 से 22 तक अध्यक्ष जी, कितने बच्चे आ गए एज ग्रुप में, संख्या क्या होगी उसकी? मुझे बहुत अच्छा लगा कि नेता विरोधी दल को अब जनसंख्या की चिंता होने लग गई। किसी को बताना चाहें फिर बता दो, 86 में 56 में 56। किसी को नियंत्रित करने के लिए ही हम लोग समान कानून की बात करना चाहते हैं। क्या बात है, क्या मतलब? एक प्रदेश एक कोर्स एक मूल्य, यानी एक देश एक कानून, ये भी जोड़ देते तो और अच्छा होता। अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सी बातें रखी अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे माननीय मुख्यमंत्री से केवल इतना जानना चाहता हूं कि उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बताया जो आने वाली है इनकी, जो आ चुकी है, लागू होगी। मेरा केवल एक छोटा सा सवाल है कि 2017 से लेकर के 2022 में जो एज ग्रुप है 15 साल का, उसमें कितने बच्चों की संख्या बढ़ गई है? 2017 से लेकर के 2022 तक 15 साल के ग्रुप में बच्चों की कितनी संख्या बढ़ गई है? क्या उन बच्चों के भविष्य के बेहतर बनाने के लिए और उनको नौकरी रोजगार दिलाने के लिए आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार, जो ये कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशो हमारा ये है, एम्प्लॉयमेंट रेशो नहीं बताते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो ये है, तो वो क्या इन बच्चों की संख्या बताएगी सरकार? मैं अध्यक्ष महोदय माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि 2017 से 2022 के बीच में जो एज ग्रुप 15 साल का है, वो संख्या कितनी होगी, कितने बच्चे आ गए होंगे उसमें? और वो इससे संबंधित नहीं, उसकी जानकारी संबंधित इसलिए है ना अध्यक्ष महोदय, जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी संबंधित हो सकती है, तो मैं केवल इतना जानना चाहता हूं, अध्यक्ष जी, 17 से 22 तक कितने बच्चे आ गए एज ग्रुप में, संख्या क्या होगी उसकी? मुझे बहुत अच्छा लगा कि नेता विरोधी दल को अब जनसंख्या की चिंता होने लग गई। अध्यक्ष महोदय, और सवाल ये अच्छी है बात कि अगर मुख्यमंत्री जी 86 में बताना चाहें फिर बता दो, 86 में 56 में 56। किसी को नियंत्रित करने के लिए ही हम लोग समान कानून की बात करना चाहते हैं। क्या बात है, क्या मतलब? लेकिन अध्यक्ष जी, अरे आज उत्तर आज फिर आप बोले। माननीय मुख्यमंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूँ कि 17 से 22 में मुझे जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इतना पेशेंस रखना चाहिए कि जब मैं खड़ा हुआ, मैं आपकी बात को सुन रहा था, जब मैं खड़ा, मैं तो वही बोलने के लिए आया हूँ कि आपको जनसंख्या की चिंता हो रही है। मुझे इसमें अच्छा लगा कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। मैं यद्यपि पहले भी सोच रहा था कि चलिए समाजवादियों में कुछ तो प्रोग्रेस हुई है, और प्रोग्रेस देखिए अच्छा है, प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। ये 5 नंबर के प्रश्न में भी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से प्रश्न पूछा जा रहा था, एक प्रदेश एक कोर्स एक मूल्य, यानी एक देश एक कानून, ये भी जोड़ देते तो और अच्छा होता। सरकार क्या कर रही है, ये तो सर्वे बताते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उत्तर आ गया, लाइव तो नहीं है अध्यक्ष जी? अध्यक्ष जी, ये लाइव चल रहा है क्या? लाइव चल रहा है। अच्छा, बहुत धन्यवाद आपका। लाइव अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराने पे ही निर्भर करता है। और 2016-17 में उत्तर प्रदेश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19 से अधिक था, 19% से अधिक था। और आज के दिन पर यह अनएम्प्लॉयमेंट उत्तर प्रदेश का 3 से 4 के बीच में है। ये दिखाता है रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं, लोगों को पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिल रही हैं, लोगों को ईमानदारी से नौकरी मिल रही है, और नौकरी की कोई भी प्रक्रिया
माननीय न्यायालय के द्वारा बीच में इसलिए बाधित नहीं की जाती है क्योंकि माननीय न्यायालय को भी मालूम है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता है, प्रक्रिया में पूरी शुचिता है और पूरी ईमानदारी के साथ सरकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश के इस परसेप्शन के कारण ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो 1 करोड़ नए नौकरी और रोजगार का सृजन उत्तर प्रदेश के अंदर करेगी। यह भी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक अवसर है और उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए ही 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध